हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमृत राज और आज मैं आपके लिए ले आया हूं उड़ान सीरीज का PYQ और उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं EMI और AC के क्वेश्चंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इन टॉपिक्स के अंदर कुछ ऐसे सब टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका वेटेज हम देखेंगे कितना परसेंट आता है। ये वेटेज एनालिसिस आपको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है उसमें काफी हेल्पफुल होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स ऑफ EMI और अल्टरनेटिंग करंट। अगर इन दोनों में डिवीजन देखा जाए बच्चों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है वो 51% है और अल्टरनेटिंग करंट है उसका 49% है। मतलब हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि इन दो टॉपिक्स का लगभग बराबर क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा EMI को हम ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि EMI को अगर हम डिवाइड करें तो EMI के परसेंटेज क्या हैं अलग अलग टॉपिक्स के। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। अगर इसको हम टॉपिक फर्स्ट बोले तो इसमें 24% क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा हमारा आता है मोशनल EMF, रोटेशनल EMF और उसके केसेस पर 19% क्वेश्चंस आते हैं। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के 27% और ईडी करेंट्स और ट्रांसफार्मर से हमारे 9% और LR सर्किट्स और LC ऑसिलेशन से हमारा 21%। तो जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है हमारा थर्ड टॉपिक का सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा है। एनीवेज ये हुई एनालिसिस जो कि आगे आपको हेल्पफुल होगी। और अब हम विदाउट डिले क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस के डिस्कशन EMI के करें इसके पहले हम ऑल्टरनेटिंग करंट के भी सब टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सब टॉपिक्स हमारे पास हैं वो है पहला एवरेज RMS वैल्यूज एंड प्योर LCR सर्किट। प्योर LC एंड R सर्किट इसका जो परसेंटेज है 21% आता है प्योर सर्किट से। दूसरा RL, RC और LRC सर्किट इसका जो परसेंटेज है वो है 71%। सबसे ज्यादा इसी के परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और जो थर्ड है वो क्वालिटी फैक्टर पैरेलल AC सर्किट्स, इसके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो है 8%। तो सबसे ज्यादा हमारे पास RL, RC और LCR के कॉम्बिनेशन आते हैं। और बच्चों एक चीज और बता दूं, ये जो सेकंड सब टॉपिक है इसमें भी जो रेजोनेंस कंडीशन होती है उसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से वेरी करके। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस की एनालिसिस और डिस्कशन। आइए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं ये क्या है। इस क्वेश्चन में बोला गया अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B exists in a direction perpendicular to the plane of a square loop made up of metal wire। एक मेटल वायर का स्क्वायर लूप है उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और द वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 4 मिलीमीटर। जो मेटल वायर है उसका डायमीटर 4 मिलीमीटर है और टोटल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। उस वायर का टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट ए स्टेडी रेट। ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की रेट दे रखी है 0.032 टेस्ला पर सेकेंड। द इंड्यूस करंट इन द लूप इज क्लोज टू। इस लूप में इंड्यूस करंट कितना होगा और रेजिस्टिविटी वायर का दे रखा है, ये रेजिस्टिविटी है। तो बच्चों आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले इसके डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक ऐसा मेटल वायर का फ्रेम बनाएंगे जो कि स्क्वायर फॉर्म में है, जो कि यहाँ गोल्डन कलर से दिखाया हुआ है और उसके परपेंडिकुलर ये क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाई गई हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालना है इंड्यूस करंट। तो बच्चों हम देखते हैं I इंड्यूस यानी इंड्यूस करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इंड्यूस अपॉन R। अच्छा, E इंड्यूस मतलब इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहां पर चूंकि हमें करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इंड्यूस EMF को हम लिख सकते हैं d∅dt। हम इसका मॉड लें इंड्यूस EMF का तो d∅dt लिख सकते हैं और ये आएगा 1/r। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। तो ये सिंपल B इंटू ए हो जाएगा, D ऑफ B इंटू ए अपॉन dt और नीचे आ जाएगा 1/r बिकॉज जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है।
अब यहां से जो एरिया ऑफ द लूप है वो तो नहीं चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एरिया को बाहर ले लेंगे और इसको लिखेंगे dB अपॉन dt, और नीचे हमारा ऑब्वियसली रेजिस्टेंस आएगा R। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं एरिया ऑफ द लूप, तो एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे लेट्स से कि इसका वन साइड L लेंथ का है, तो एरिया ऑफ द लूप हम लिखेंगे L स्क्वायर। अच्छा, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, तो इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये आ जाता है रो, और अगर मैं कंप्लीट लेंथ ऑफ द वायर को कैपिटल L नाम दूं तो रो L अपॉन में आएगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, तो अपॉन स्मॉल a मैं लिख सकता हूं विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इनटू dB बाई dt तो होगा ही सही। पहले हम इसको वेरिएबल में ले चलते हैं, फिर फाइनल वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहां पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो L स्क्वायर अपॉन रो इंटू L टोटल लेंथ, और स्मॉल a को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो एरिया आने वाला है वो आएगा पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस को मैं लिख सकता हूं डायमीटर के फॉर्म में d/2 का होल स्क्वायर, और इंटू ये आ जाएगा dB बाय dt। तो बच्चों इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहां पर ये आ जाएगा पाई L स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4 रो, और टोटल लेंथ को, इसके टोटल लेंथ को मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड जो कि स्मॉल l मैंने माना है, और इंटू dB बाय dt। बच्चों अब बारी आ रही है न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूशन की, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला 16 है, एक l से एक l कट जाएगा, तो ऊपर बचा l इंटू डी स्क्वायर, नीचे बचा 16 रो, और इंटू dB बाई dt। मैं एक एक करके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूं, पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करूं, ऊपर एक l बचा है वन साइड का लेंथ, तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास टोटल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसका वन साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 30/4 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 डी का स्क्वायर। तो देखिए यहां पे डायमीटर दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, तो इसको मैं एसआई यूनिट में रखूंगा, तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों, तो ये है 16, और रो की वैल्यू मतलब डेंसिटी की, इसका हमारा रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, ये है 1.23 इंटू 10⁻⁻8, और dB बाई dt की वैल्यू दे रखी है हमारे, ये है 0.032 इंटू 0.032। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जो हमारा आंसर है ये अप्रोक्सीमेटली आने वाला है 0.61 एम्पियर, तो जो हमारा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। तो बच्चों देखिए काफी आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, केवल कैलकुलेशंस ज्यादा थी, तो कैलकुलेशंस में घबराना नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये लेंदी है और पहले ही ये क्वेश्चन मिल गया, तो इसको स्किप करके इजी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको आप कर सकते हो और इसको थोड़े समय बाद अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। An inductor L is equal to 0.03 Henry and a resistor R is equal to 0.15 kilo ohm are connected in series, जैसे कि ये दिखा रखा है, to a battery of 15 volt EMF, 15 वोल्ट EMF के बैटरी से कनेक्टेड है इन सर्किट शोन इन द फिगर। ये सर्किट दिखाया गया है। अब बोल रहा है द की K1 हैज बीन केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो K1 की है ये वाला, इसको लंबे समय तक क्लोज किया गया। अच्छा, और बोल रहा है कि देन एट t इज इक्वल टू 0, बहुत लंबे समय तक क्लोज करने के बाद से किसी एक समय पर जिसको t इज इक्वल टू 0 बोल दिया, वहां पर K1 को ओपन कर दिया और उसी इंस्टेंट पर K2 को क्लोज कर दिया। और यहां पर हमें दे रखा है कि e⁵ को 150 लेना है, तो बताना है जब ये K2 को क्लोज किया गया उसके 1 मिलीसेकेंड बाद इस सर्किट में कितना करंट बहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है LR सर्किट का है, और इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें। ये भी टफ नहीं है, इजी है, थोड़े से कैलकुलेशंस का अगर हम ध्यान रख लें तो बहुत आसानी से हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम पहली सर्किट बनाएंगे जिसमें इस K1 को क्लोज किया गया है लंबे वक्त तक।
तो जब K1 को क्लोज किया गया और स्टेडी स्टेट अचीव की गई, उस समय इसमें कितना करंट दौड़ा, तो लेट्स से दिस इज I नॉट। और स्टेडी स्टेट में ये जो हमारा इंडक्टर है तो प्लेन वायर की तरह एक्ट करेगा, तो I नॉट की जो वैल्यू है वो सिंपल हम V/R लिख सकते हैं, विच इज 15/0.15 किलो ओम। नीचे 10⁻³ होगा, जिसको ऊपर ले जाके 10⁻³ बना देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल ये मिलेगा 0.1 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार, हमारा 0.1 आ गया। नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा क्वेश्चन बाकी है। आधा क्वेश्चन क्या है सर, तो अब उसने बोला कि जब ये स्टेडी स्टेट अचीव हो गया, जब इसमें इतना करंट दौड़ने लगा, तो क्या करो, इस K2 को क्लोज कर दो और K1 को ओपन कर दो। अब K1 को ओपन करते ही इस सर्किट में करंट गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हमारा जो सर्किट जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जो हमें अब सॉल्व करना है, वो ये वाला सर्किट है, ठीक है। इसमें एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस, और कुछ भी नहीं, और करंट दौड़ रहा है। मतलब हमें समझ में आ गया सर, ये तो अब RL सर्किट है जिसमें कि करंट कम होगा, मतलब LR का डिके सर्किट। सर बहुत बढ़िया, LR का डिके सर्किट आते ही हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आ गया, इसका करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम I इज इक्वल टू I0 e⁻⁻RT/L। अब क्या है सर, सारी वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर ले आओ। I0 क्या है सर, तो ये वही वैल्यू है जो हमने पहले सर्किट में निकाला था, स्टेडी स्टेट की वैल्यू, विच इज 0.1 एम्पियर। e⁻R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.15 इंटू 10⁻³ ओम इंटू यहां पर टाइम है 1 मिलीसेकेंड, तो 10⁻³ लिखिए, और डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो 0.03। इससे ये गायब, और ये कितना हो गया, तो ये 5 टाइम्स चला गया, 0.1 e⁻⁵, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन e⁵। सर e⁵ तो दे रखा है क्वेश्चन में, हमें वहीं इसमें लेना है, अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.1 अपॉन ये दिया हुआ है 150। इसको हम अगर सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है 0.67 मिली एम्पियर। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमें सही दिया हुआ है। तो पिछले स्लाइड पर गए 0.67 मिली एम्पियर, वाह सर वाह, इसमें सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है, गया क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद से ये हमें समझ में आ गया इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब देरी क्या है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एट द सेंटर ऑफ द फिक्स्ड लार्ज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर a much smaller circular coil of radius small r is placed. The two coils are concentric. दोनों coils कैसे हैं, concentric, एक coil उसके अंदर दूसरा coil, and are in same plane. पहले वो same plane में है, फिर बोल रहा है the larger coil carries current I. larger coil है वो I करंट कैरी कर रहा है, smaller coil is set to rotate with a constant angular velocity. जो smaller coil जो अंदर है ना, वो constant ओमेगा से रोटेट कर दिया जाता है along their common diameter के along. Calculate the EMF induced in the smaller coil after a time t of its start. जब स्टार्ट हुआ तो फिर हमें क्या निकालना है, EMF induced at any time t। वाह सर, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, पढ़ दिया, समझ में कुछ भी नहीं आया। नहीं बच्चों, समझ में आएगा, बिल्कुल हम सही सोच रहे हैं, जो हमने क्वेश्चन बताया। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक डायग्राम बनना चाहिए। वो डायग्राम इस तरह का, दो कॉइल सेम प्लेन, खत्म, दो कॉइल सेम प्लेन, एक प्लेन में दो कॉइल हो गए। अच्छा, उसमें एक बोला कि एक का रेडियस कैपिटल आर है जो कि बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, इसका मतलब हमें गिवन है आर इज मच मच लार्जर देन आर। अच्छा, ये बोलते ही एक चीज हमारे दिमाग में आती है, जैसे ये कॉइल इतना बड़ा है ना, तो ये इतू सा कॉइल है इसके सेंटर पे, बहुत छोटा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो लार्जर कॉइल है इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सेंटर के आसपास ऑलमोस्ट वो फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। दैट मीन्स ये जो स्मॉलर कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होगी लार्जर कॉइल की वजह से, वो यूनिफॉर्म होगी, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है सर, तो अब हम क्या जानते हैं कि इसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, ये जानते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, तो आगे काम आएगा। अभी हम इसमें फ्लक्स लिखेंगे उसमें काम आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको जब हमने रोटेट कर दिया स्मॉलर कॉइल को डायमीटर के अबाउट, तो हमने देखा कि स्मॉलर कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स एट एनी टाइम टी, लेट्स से ये जो
कोप्लेनर था तब t इज इक्वल टू 0 है, और इसके बाद से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसका जो इसका एरिया वेक्टर इधर चला गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड रही वो इधर हो गई b, और ये एरिया वेक्टर ऑफ स्मॉलर कॉइल, इसके बीच में ये कितना एंगल हो गया, थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेगी? सिंपल बात है सर, यहां पर किसी t टाइम पर ऐसी पोजीशन हो गई, अगर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये जो थीटा की वैल्यू है सर, ये तो ओमेगा t होगी, ये हमने पढ़ा है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब हमें कुछ नहीं, यहां इससे एसोसिएटेड फ्लक्स लिखिए, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अच्छा, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, b क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू लार्जर कॉइल, तो यहां पर लार्जर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा, एरिया किसका सर, तो एरिया स्मॉलर कॉइल का रहेगा, तो यहां पर स्मॉलर कॉइल का एरिया कितना है, तो ये है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कॉस थीटा की जगह क्या रहेगा, तो कॉस ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो यहां पर अगर मुझे यहां पे हमें ई इंड्यूस निकालना है तो हमें लिखना है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो यहां पर माइनस साइन एक बाहर ले लें, ये म्यू नॉट आई तो कांस्टेंट है, ये पाई आर स्क्वायर और अपॉन 2r, और उसका डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक ओमेगा यहां आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। वाह सर, ये तो आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल आंसर आ गया, हमें इंड्यूस ईएमएफ तो निकालना था। अब ऑप्शन मिला, ये कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो म्यू नॉट आई इंटू ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन ही था, इमोशनल ईएमएफ के रोटेशन का बेसिक सा केस था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन तो ट्रांसफार्मर से है। सर ट्रांसफार्मर तो हमने पढ़ा है, ठीक है, जब पढ़ा है तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे द पावर ट्रांसमिशन लाइन फिट्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ अ प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न। देखिए भाई, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और उसमें अलग अलग हमें डेटा गिवन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट करके अलग लिख लेना चाहिए, ताकि हमें आइडिया लगे कि कौन से फॉर्मूले में ये डेटा फिट बैठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, ये इनपुट पावर का वोल्टेज दिया हुआ है, यानी V इनपुट दिया हुआ है, इसको हम V प्राइमरी भी बोल सकते हैं क्योंकि प्राइमरी में ही इनपुट दिया जाता है। इट इज 2300 वोल्ट। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसके बाद से हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 4000, ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं, यूज में होगा तो ले लेंगे। गिविंग आउटपुट पावर एट, यानी कि V आउटपुट दिया हुआ है, जिसको हम V सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, दिस इज 230 वोल्ट। वेरी गुड। फिर इफ द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 5 एम्पियर, प्राइमरी में करंट कितना है, 5 एम्पियर, यानी आईपी सीधे दिया हुआ है 5 एम्पियर। अच्छा, फिर हमसे क्या पूछा, एंड इट्स इफिशियंसी इज 90%। अच्छा सर, इफिशियंसी आते ही हमें ईटा का ध्यान आता है। ईटा को अगर मैं इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो ऑब्वियसली दिस इज 0.9, ठीक है। द आउटपुट करंट विल बी, तो हमसे क्या पूछा है, आई आउटपुट और आई सेकेंडरी। बहुत इजी है। अब इफिशियंसी किस तरह से यूज में लिया जाता है, देखिए बच्चों, तो यहां पर इफिशियंसी के लिए हम लिखते हैं पावर इन सेकेंडरी इज 90% ऑफ पावर ऑफ प्राइमरी, मतलब 0.9% ऑफ पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अगर 100% इफिशियंसी होती है तो पावर ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू पावर ऑफ प्राइमरी होता है, 90% है तो 0.9 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 0.9 पावर ऑफ प्राइमरी क्या होगा, V ऑफ प्राइमरी, I ऑफ प्राइमरी,
ठीक है, ये कितना हो गया, और पावर ऑफ सेकेंडरी कितना हो गया, तो V ऑफ सेकेंडरी और I ऑफ सेकेंडरी ये हो गया 0.9, V ऑफ प्राइमरी हो गया 2300 और I ऑफ प्राइमरी कितना हो गया बच्चों, तो I ऑफ प्राइमरी हमें दिया हुआ है 5। अच्छा, V ऑफ सेकेंडरी कितना है, तो 230 है, और IS हमें निकालना है, करंट इन सेकेंडरी, इससे ये कट गया 10 टाइम्स। I ऑफ सेकेंडरी की जो वैल्यू आएगी यहां से, ये आएगी 45 एम्पियर। वाह सर, मजा आ गया। इतना आसान होता है क्या ये सवाल? हाँ, इतना आसान होता है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाएं और इस तरह से इसके आंसर ले आएं। तो हमें कौन सा ऑप्शन सही मिला? ऑप्शन नंबर 3। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ एज लेंथ 2 सेंटीमीटर is moving in positive y direction at a constant speed of 6 meter per second. There is a uniform magnetic field of 0.1 Tesla in the positive z direction. The potential difference between the two faces of cube perpendicular to the x direction. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा और सॉलिड मेटल क्यूब x y z तीनों डायरेक्शन आ गए। ये हमने क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आया कि ये तो कुछ 3D में बात कर रहा है। 3D में कुछ नहीं है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में बेसिक डायग्राम बनाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि एक्स वाई जेड है तो अब क्या करें। नहीं, बेसिक डायग्राम बनाइए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ये हमारा बेसिक डायग्राम, सॉलिड मेटल क्यूब विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। अब एक एक करके जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए। तो यहां पर क्या है, एज लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद दे रखा है मूविंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव वाई में 6 मीटर पर सेकेंड, ये भी ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है हमसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, ये है 0.1 टेस्ला इन जेड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। इसके बाद से बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस ऑफ क्यूब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारे पास दो फेसेस कौन से मिलेंगे, एक ये लेफ्ट फेस मिलेगा और ये एक राइट फेस मिलेगा। ठीक है, अब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? देखिए अगर मैं बात करूं कि इस फेस में कौन कौन से साइड इंक्लूडेड है, तो ये वाला साइड हमें इंक्लूडेड है। ये देखिए, तो ये जो पूरे साइड्स हैं इसमें हमारे पास दो साइड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों साइड्स वर्टिकल हैं यानी जेड के अलोंग है, और वेलोसिटी भी किधर है, जेड के अलोंग। तो यहां पर V और L आपस में ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ये सेम डायरेक्शन में हो गए। मतलब इसके अक्रॉस तो EMF इंड्यूस होगा ही नहीं, मतलब ये वाले और ये वाले के अक्रॉस होगा ही नहीं इंड्यूस। ठीक है, यानी ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए। ठीक है, लेकिन इस साइड को अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर टू, देखिए ये वाला अगर फेस है परपेंडिकुलर, एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला एक हो गया, तो इसमें ये वाला जो एज है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इसी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल है, ये जो एज है अपर एज और लोअर एज, इन दोनों एज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो किसी एक एज के क्रॉस निकाल लेते हैं। तो इस ऊपर वाले एज को देखें, इस वाले को, तो इसका लेंथ तो हमें दे रखा है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी किधर है, तो ये y के अलोंग है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो पॉजिटिव जेड यानी कि डॉट टाइप हो गया बाहर की तरफ आते हुए, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 0.1 टेस्ला। तो ये तो मोशनल EMF का सवाल है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका आएगा वो सिंपल आ जाएगा BLV, बिकॉज यहां पर लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो सिंपल BLV। तो B की वैल्यू 0.1, लेंथ की वैल्यू कितनी, तो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻², और V की वैल्यू है कितनी, तो V की वैल्यू है 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 मिली वोल्ट। तो ये जो एज के क्रॉस हुआ वहीं दोनों फेसेस के क्रॉस होगा जो एक्स के परपेंडिकुलर होगा। तो आवर आंसर इज 12 मिली वोल्ट विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन इजी ही होते हैं, बस अलग अलग तरीके से उसको घुमाया गया होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉपर वायर इज वुंड ऑन अ वुडन फ्रेम। एक कॉपर वायर है जिसको वुडन फ्रेम पर वुंड किया गया है, whose shape is that of an equilateral triangle, जिसका शेप किसके फॉर्म में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ ईच साइड ऑफ द फ्रेम, लीनियर डायमेंशन फ्रेम के हर एक साइड का इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, उसको 3 के फैक्टर से इंक्रीज कर दिया गया है। कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्रेम सेम, मतलब
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट से इट्स स्मॉल n, उसको सेम रखा गया है, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब कुछ लोगों को तो ये क्वेश्चन पढ़ के शायद समझ में नहीं आएगा कि वाइंडिंग कैसी है, तो इसका आइडिया हम लगाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्रेम। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात कहां होती है बच्चों? तो सोलेनॉइड जैसे स्ट्रक्चर में। इसका मतलब जब हम इसके सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये तो हमारा वुडन फ्रेम हो गया सिंपली। अब इस पर वाइंडिंग कैसे होगी? तो देखिए बच्चों, इसकी वाइंडिंग इस तरह से कुछ होगी, ये सोलेनॉइड के फॉर्म में ये फ्रेम के तीनों साइड पर इसकी वाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो बोला n क्या है, ये कांस्टेंट मतलब सेम रह रहा है, ठीक है। और ये जो साइड है, ये जो फ्रेम का साइड है, हर एक साइड को 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल पर क्या फर्क पड़ेगा, उसी का हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए हम फाई टोटल थ्रू द कॉइल निकालेंगे या फिर फाई टोटल थ्रू द सोलेनॉइड, ऐसे हम निकालेंगे। बिकॉज जो हमारा फाई टोटल होता है इसको हम एल आई लिख सकते हैं, फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई, ऐसा। तो जो आई का कोफिशिएंट होगा वहीं एल देगा, और फिर देख लेंगे कि एल इसके लेंथ में चेंज करने पर सेल्फ इंडक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए, अगर मैं फाई थ्रू 1 लूप की बात करूं, 1 लूप ऑफ द सोलेनॉइड और कॉइल, तो एक लूप का देखिए इसका एरिया लेट्स से कि कैपिटल ए है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा B इंटू ए, ठीक है। B कितना आ जाएगा? तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एरिया को मैं कैपिटल ए ले लेता हूं, ठीक है। अब फाई टोटल फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट दिस कॉइल, तो कंप्लीट कॉइल से क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू हमारा ये जो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स थ्रू 1 लूप, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल। तो लेट्स से टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल को मैंने स्मॉल एल लिया, इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए। अब देखिए इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं बच्चों, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एल इंटू एन स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा आई का कोफिशिएंट है ना, यही हमें बताएगा कि इसका सेल्फ इंडक्शन कितना है। तो यहां पर जो कैपिटल एल है सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एल इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो एल है ये टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल है, ठीक है। अब टोटल लेंथ मतलब कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल लेंथ है। अब इसका साइड 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, इसका भी साइड 3 टाइम्स, इसका भी साइड 3 टाइम्स, मतलब तीनों साइड हो गए 3 टाइम्स। इसका मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ द फ्रेम है ये 3 टाइम्स हो गया, मतलब कि ये जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, टोटल लेंथ है। इसका मतलब कि जब ये लेंथ टोटल आ जाएगा 3L, तो जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है ये भी हो जाएगी 3L। ये बहुत सिंपल सा रिलेशन है, बिकॉज लीनियर डिपेंडेंसी है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, ये क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये वही बात बोलता है, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट आउट कर दिया, खेल खत्म, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा कि अच्छा इससे कैसे हम इंफॉर्मेशन डिराइव करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये 2019 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट दे रखा है और बोल रहा है कि इसमें 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, एक इंडक्टर है, ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम है, इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी, आइडियल बैटरी है 15 वोल्ट की, और कनेक्टेड इन द सर्किट व्हाट विल बी द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। अगर लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड की बात करें तो हमें इंडक्टर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, मतलब एलआर सर्किट आते ही हमें इंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में आ जानी चाहिए। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, तो इट बिहेव्स लाइक जस्ट अ प्लेन वायर। इसका मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर ये जो हमारा इंडक्टर है इसका कोई रोल नहीं है, ये इंडक्टर गायब।
मतलब यहां पर आ गया प्लेन वायर। अब देखिए बच्चों सर्किट कितना सिंप्लीफाइड हो गया, ये है R, ये है R, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए R इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा R/2। अच्छा, R की वैल्यू कितनी हुई दी हुई है 5, तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या निकालना है बच्चों, व्हाट विल बी द करंट थ्रू द बैटरी, इस बैटरी से कितना करंट है, तो वो मैं करंट I लिखूंगा और I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है 15 और ये कितना है 5/2, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 6 एम्पियर। मतलब हम देखते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस, LR सर्किट का बेसिक टाइप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन में आता है, इसको अच्छे क्वेश्चन में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस R कैरीज अ टाइम t डिपेंडेंट करंट, एक टाइम डिपेंडेंट करंट कैरी कर रहा है जिसकी वैल्यू है I इज इक्वल टू I0 t इंटू 1 माइनस टी, वेयर t इज इन सेकेंड। अ रिंग ऑफ रेडियस 2R इज प्लेस्ड कोएक्सियली नियर द मिडल, उस सोलेनॉइड के मिडिल के आसपास एक कोएक्सियल रिंग प्लेस्ड है। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 1 द इंड्यूस्ड करंट IR एंड द इंड्यूस्ड EMF इन द रिंग, मतलब रिंग में जो इंड्यूस EMF आएगा और इंड्यूस करंट आएगा उसके बारे में हमें कमेंट करना है, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों ऐसा क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में एक डायग्राम बनना चाहिए कि कैसा सोलेनॉइड है और कैसा कोएक्सियल रिंग है। ठीक है, इसके बाद ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है इसका यूज करते हुए हम स्टैंडर्ड तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, तो सिंपल एक सोलेनॉइड बना लिया। ये हमारा एक लॉन्ग सोलेनॉइड है बच्चों। ठीक है, इसके सेंटर के नियर एक कोएक्सियल ऐसे रिंग टाइप का कॉइल रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर लॉन्ग सोलेनॉइड का जो रेडियस है ये हमें R दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो रिंग है इसका रेडियस हमें 2R दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, इस रिंग के थ्रू इंड्यूस EMF निकालना है। तो इंड्यूस EMF निकालने के लिए सबसे पहले फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस इसमें हमें फ्लक्स निकालना होगा, तभी उसको हम डिफरेंशिएट करके -d∅dt करके इंड्यूस निकाल सकते हैं। ठीक बात है। अब क्या करें, तो सबसे पहले फ्लक्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो फ्लक्स लिखने की जब हम कोशिश करेंगे फाई, तो फाई की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, तो देखिए इस सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड में, इसके एक्सिस के लॉन्ग, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो ये आएगी μ0 इंटू n इंटू I, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब इंटू ये कितने एरिया में है, तो ये देखिए ये कितने एरिया में है, तो ये है उतने एरिया में जितने में सोलेनॉइड कन्फाइंड है, तो इसमें एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, तो लेट्स से एरिया ऑफ द सोलेनॉइड को मैं लिख सकता हूं पाई इंटू R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया μ0 n इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों मुझे क्या करना है, E इंड्यूस निकालना है। E इंड्यूस के लिए हम जानते हैं माइनस ऑफ d∅dt होता है, तो यहां पर माइनस ऑफ d ऑफ dt किसका, तो इस पूरे टर्म का, तो ये आ जाएगा μ0 इंटू n इंटू पाई R स्क्वायर, और यहां पर I भी है, तो यहां पर n इंटू पाई R स्क्वायर इंटू I, इसका हमें d/dt निकालना है। ठीक है, तो अब यहां से I की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो देखिए ये क्या है I0 t इंटू 1 माइनस टी, तो माइनस ऑफ d/dt, और ये आ जाएगा μ0 इंटू n इंटू पाई R स्क्वायर और इंटू I0 इंटू टी इंटू 1 माइनस टी, ऐसे हमने लिख दिया। इसका d/dt हमें चाहिए। ठीक है, अब हम देख सकते हैं μ0 n पाई R स्क्वायर I0 ये सभी कांस्टेंट टर्म है, तो इस पूरे को इतना बड़ा बार बार आगे ले जाने से अच्छा है कि इसको मैं एक C लिख दूं, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट C नाम दे दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के साथ, इसको बाहर भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, तो माइनस ऑफ d/dt ऑफ t इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो थोड़ा सा अब सिंप्लीफाई हो गया, जिससे कि हम प्रोसीड करते हैं माइनस ऑफ c d/dt ऑफ
टी इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करें आगे। तो ये देखिए यहां पर जब हम क्वेश्चन में देखते हैं, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था माइनस ऑफ सी डी अपॉन डी टी ऑफ, तो यहां पर हम देखेंगे कि माइनस ऑफ सी और डी अपॉन डी टी ऑफ टी इंटू 1 माइनस टी, यहां पर हमें लिखना है 1 माइनस टी। तो 1 माइनस टी का जब हम फॉर्म लिखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये आ गया हमारा ई इंड्यूस। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ सी और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा टी का डिफरेंशिएशन 1 और ये आ जाएगा माइनस 2t। ठीक है, ये आ गया ई इंड्यूस, है ना। अब यहां पर हमें ई इंड्यूस के बारे में भी पूछा है और आई इंड्यूस के बारे में भी पूछा है, तो इससे हम आई इंड्यूस भी निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा और अरेंज कर लें तो सी इंटू 2t माइनस 1 ये आ जाएगा। अब आई इंड्यूस होता है ई इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा हमारा 2t माइनस 1। ठीक है, तो ई इंड्यूस अपॉन आर, तो ये 2t माइनस 1 इंटू सी अपॉन आर। ठीक है, अब हम वेरिएशन देखते हैं कि किस तरह से वेरी कर रहा है। आई वर्सेस टी का वेरिएशन देखें तो अगेन आर इज सम कांस्टेंट और सी तो कांस्टेंट है ही, तो इसको नया नाम दे देते हैं सी डैश इंटू 2t माइनस 1। ठीक है, तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया सी डैश इंटू 2t माइनस 1। बहुत ही बढ़िया। अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म पर पहुंच गए, तो देरी क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ये एक लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा है आई वर्सेस टी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है। ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव इंटरसेप्ट है और पॉजिटिव स्लोप है, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि किसी एक टाइम पर ये जो करंट है नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, वो टाइम यहां पर कुछ होगा और उस टाइम की वैल्यू भी बता सकते हैं। ये वो टाइम है जहां पर करंट जीरो है, तो आई कहां जीरो होगा, आई जीरो होगा तब यहां पर 2t माइनस 1 को हम जीरो से बराबर कर सकते हैं। तो t की वैल्यू 2t माइनस 1 को हम जीरो से अगर इक्वेट कर दें तो t की वैल्यू 1/2, तो 1/2 की वैल्यू पर ये अपना साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब टाइम की वैल्यू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड पर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब ईएमएफ की बात करें कि इस टाइम पर ईएमएफ कितना है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ ई इंड्यूस, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ई इंड्यूस का, इसमें अगर मैं टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 0.5 रखूं तो ई इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा और इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अब आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 0.5 डायरेक्शन ऑफ आई आर रिवर्सेस एंड वी आर इज 0, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये थी कि ये एक मैथमेटिकल रिलेशन दे रखा था। बस जब भी मैथमेटिकल रिलेशन की बात है बच्चों, तो ऑलवेज रिलाई ऑन मैथमेटिकल मेथड्स, जिससे कि हमारा आंसर एकदम से करेक्ट आएगा। उसमें हम अगर मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं तो वहां से हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को। नेवर गो फॉर अ गेस, गेस पर तो हमें कभी नहीं जाना चाहिए। सिस्टमेटिक चलिए, कॉन्सेप्ट के साथ चलिए और क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है एन इलिप्टिकल लूप हैविंग रेजिस्टेंस आर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए एंड अ सेमी माइनर एक्सिस बी इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। इफ द लूप इज रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द एवरेज पावर लॉस इन द लूप ड्यू टू जूल हीटिंग। जूल हीटिंग की वजह से इसमें कितना पावर लॉस हुआ। ठीक है, अब यहां पर इलिप्स दे दिया है, क्या फर्क पड़ता है, इलिप्स हो या सर्कुलर रिंग हो या स्क्वायर लूप हो, हमें तो बस उसके अगर एरिया के बारे में जानकारी है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन इसमें काम आएगी, एरिया। एरिया ऑफ इलिप्स के बारे में हम बोल सकते हैं इसका एरिया होता है पाई ए बी। खेल खत्म। अब इसको क्या किया जाता है, एक्स एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है, मतलब ऐसे ओमेगा से। फिर से वही कहानी, किसी टी टाइम पर इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा बना रहा है तो ये कितना एंगल चल जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी ओमेगा टी। ठीक है, इस टाइम पर इससे जो
फ्लक्स होगा उस इंस्टेंट पर फाई, तो वो मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो अगेन मैं इसको लिख सकता हूं b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, b इंटू एरिया आ जाएगा पाई ए बी और कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें फाई मिल चुका है, तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज पावर लॉस इन द लूप ड्यू टू जूल हीटिंग। ठीक है, तो हम क्या करें, यहां से ईएमएफ निकालें। सबसे पहले ई इंड्यूस अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर माइनस डी फाई बाई डी टी की वैल्यू निकालें तो ये कितना आ रहा है बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस बी इंटू पाई इंटू ए बी इंटू यहां पर ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा और कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ई इंड्यूस आ गया। अब हमें एवरेज पावर निकालना है बच्चों, तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी एवरेज। तो देखिए यहां पर पी एवरेज क्या हो जाएगा, तो पी एवरेज हो जाता है ई इंड्यूस का स्क्वायर अपॉन आर और इसका एवरेज। ठीक है, तो यहां पर ई इंड्यूस का स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर। और इसका मुझे एवरेज लेना है बच्चों, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई। एवरेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम वेरिंग चीज साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, केवल उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो हमें याद होता है बच्चों कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो ये 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना निकलने वाला है, बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और हाफ एवरेज आ गई तो अपॉन 2r। अब यहां पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सामने है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ये 2020 का क्वेश्चन है और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इलिप्स वगैरह देख के चाहे ऐसा कुछ दे दे तो घबराना नहीं है। एवरेज वगैरह के बारे में बस एक और चीज थी, एवरेज। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं यहीं पर जाके फिनिश करते हैं, अरे सर आंसर तो मिल ही नहीं रहा है। तो दिमाग में चमकना चाहिए कि एवरेज अच्छा कहाँ पढ़ा था, एसी में, एसी में खूब यूज हुआ था, तो एसी के हिसाब से सोचा और यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ स्मॉल वायर मैग्नेट इज मूव थ्रू अ कॉइल एट अ कांस्टेंट स्पीड। इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव किया जा रहा है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी सीन ऑन द गैल्वेनोमीटर जी अटैच अक्रॉस द करंट। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है बच्चों, करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो इसके डिफ्लेक्शन के हिसाब से करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। यहां पर आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। 3 पोजिशन शोन डिस्क्राइब ए मैग्नेट्स एंट्री। ये मैग्नेट की एंट्री है, बी मैग्नेट इज कंप्लीटली इनसाइड, बी है एकदम इनसाइड है, और सी क्या है, मैग्नेट एग्जिट, एग्जिट के टाइम पर। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें तो जब मैग्नेट एंटर कर रहा है तो ये जो हमारे पास सोलेनॉइड है और कॉइल है, इससे जो फ्लक्स है ये क्या हो रहा है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा फ्लक्स बढ़ रहा है यानी फ्लक्स चेंज कर रहा है, और फ्लक्स चेंज कर रहा है तो यहाँ पर ई इंड्यूस आएगा, ई इंड्यूस आएगा तो अपने साथ करंट ले आएगा। इसका मतलब ये अपने साथ क्या लाएगा, आई इंड्यूस। आई इंड्यूस आते ही ये गैल्वेनोमीटर साहब ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे, लेफ्ट की राइट हमें नहीं मालूम भाई, तो मैं तो मान लेता हूं या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। बहुत बढ़िया, दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं। ठीक है, एंटर करते करते एक समय पूरा एंटर कर गया, बी पोजीशन पर आ गया। अब बी के आसपास मतलब कंप्लीटली इनसाइड है, छोटा सा मैग्नेट है और बड़ा सा कॉइल है, मतलब जब इसके अंदर से ये गुजर रहा होगा तो कुछ समय के लिए इससे एसोसिएटेड फ्लक्स सोलेनॉइड से वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो नहीं बदलेगा। जब वो नहीं बदलेगा तो ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, जीरो। ई इंड्यूस जीरो होते ही करंट भाई साहब जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा मतलब वापस डिफ्लेक्शन जीरो, यानी गैल्वेनोमीटर इस पोजीशन पर ऐसे शो करने लगेगा। ठीक है,
इसके बाद जब ये एग्जिट कर रहा होगा बच्चों, तो एग्जिट करते हुए फिर से अब फ्लक्स चेंज करेगा। कैसे? अब ये भाग रहे हैं भाई साहब, तो इससे एसोसिएटेड जो फील्ड है वो कम हो रही है, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आई इंड्यूस आ जाएगा, बिकॉज ई इंड्यूस ले आएगा फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स का चेंज इंड्यूस ले आएगा तो आई इंड्यूस भी आएगा, और फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन एक बात खास है, यहां पर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यहां पर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। उन दोनों को अपोज करने के लिए करंट जो इधर आएगा उसके उल्टा दूसरे साइड में आएगा। ये हम जानते हैं फैराडेज लॉ से। तो ये दूसरे साइड में उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर एंट्री के वक्त ये राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा था तो एग्जिट के समय में ये लेफ्ट में करेगा, और एंट्री के टाइम पर अगर ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर रहा था तो एग्जिट के टाइम पर राइट में, और बीच में ऐसा रहेगा सीधा। अब ऑप्शंस मिलाते हैं। देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन तो फर्जी है, इसमें क्या किया, इसमें ऐसे दिखा रहा है और फिर ये नीचे दिखा रहा है, कोई मतलब नहीं है, नीचे है तो फालतू ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखा, बी में तीनों में जीरो है, नहीं भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी भी नालायक ऑप्शन, काट दिया इसको। सी ऑप्शन में आते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं कि इसमें राइट है और इसमें स्ट्रेट है और इसमें लेफ्ट है। वाह सर ये तो बहुत बढ़िया दिखा रहा है, ये ऑप्शन है। और जब एक ही ऑप्शन करेक्ट हो तो चौथे को क्या देखना, वैसे देख लो, चौथे में भी पहले दोनों में क्या है, स्ट्रेट है मतलब जीरो करंट, और तीसरे में तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ कैलकुलेशन ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लॉजिकल मेथड से इसको हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ही बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे सामने। एक क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई, वन साइड ओपन रेक्टेंगुलर लूप एंड अ कंडक्टर सी। देखिए ये एक साइड से क्या है, ये ओपन है ना, और ये कंडक्टिंग वायर लूप है, और विथ अ स्लाइडिंग कनेक्टर आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन। ये स्लाइडिंग कनेक्टर है, ये सब सेम प्लेन में लोकेट हुए हैं। द कनेक्टर हैज लेंथ एल, इसका लेंथ ये एल दिखा रखा है, एंड रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर। इट स्लाइड्स टू द राइट विथ अ वेलोसिटी वी, ये राइट की तरफ भाग रहा है वी वेलोसिटी से, ऐसे ठीक है। The resistance of the conductor and the self inductance of the loop are negligible. Resistance और self inductance क्या है, negligible है, ठीक है। अब हमसे पूछा है इंड्यूस करंट इन द लूप, इस लूप में जो भी सर्किट बन रहा है इसमें इंड्यूस करंट क्या होगा, एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन आर बिटवीन द कनेक्टर एंड द स्ट्रेट वायर। ये जो कनेक्टर है और स्ट्रेट वायर है उसके बीच में क्या हमारा यहां पर इंड्यूस करंट आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ा और देखा कि कैसे सॉल्व करें, तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि भाई ये कनेक्टर जो स्लाइडर है ना, ये भाग रहा है मतलब इंड्यूस के बारे में कुछ पूछा, और कोई चीज मोशन में आ गया और इंड्यूस के बारे में पूछ रहा है, मतलब पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कैसे मोशनल ईएमएफ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं एक फ्रेश पेज पे, यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर वी वेलोसिटी से भागे तो हम यहाँ पर इस एंड्स के क्रॉस जो हम ई इंड्यूस लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं ई इंड्यूस। देखिए वेलोसिटी इधर है, ठीक है, अच्छा लेंथ इस तरह से है, और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया सर, तो आएगा ना, ये करंट कैरिंग वायर है, तो इस वायर की वजह से इस जगह पर यानी राइट साइड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल यूज करते हुए लिखें तो ये क्रॉस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यानी कि अंदर की तरफ। तो ठीक है, अब ऐसा एक स्ट्रेट हमारे पास एक स्ट्रेट ऐसे कंडक्टर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, और इस जगह पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी अंदर है, इसका लेंथ इस तरह से है और इसकी वेलोसिटी ऐसे है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि बी, एल और वी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसे केस में ई इंड्यूस की जो वैल्यू आती है वो सिंपली बी एल वी आ जाती है। अब बी किसकी वजह से है, तो बी तो स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से है, तो उसकी वजह से अगर मैं बी लिखूं तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, इनटू एल और इनटू वी, तो वी वेलोसिटी से भाग रहा है। अब ये इंड्यूस आ गया। अब देखिए अब आई इंड्यूस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ई इंड्यूस अपॉन आर कर देंगे। तो यहां पर ई इंड्यूस अपॉन आर म्यू नॉट आई इंटू एल इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस आर। तो ये देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में गिवन है, म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई आर इंटू आर। तो बच्चों
यहां पर ये जब हम ऑप्शन देखेंगे, ये कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट ILV अपॉन 2 पाई R इंटू R, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी लगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमने अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये भी हमें आएगा, बिकॉज ये चैप्टर तो मैग्नेटिज्म में ही आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आ गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बोला है कि फिगर शोज द सर्किट दैट कंटेन्स 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। इसमें हमारे पास 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं विथ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2.0 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2.0। 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स विथ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 2.0 मिली हेनरी and an ideal battery with EMF is equal to 9 volt. The current I just after the switch S is closed will be. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें 4 रेजिस्टेंस, 2 इंडक्टर ये देख के, और कभी कभी बच्चों को डराने के लिए दिया जाता है कि बच्चा डर जाए और अपने आप क्वेश्चन छोड़ दे। नहीं, जब तक आप लास्ट तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज हमने लास्ट स्टेटमेंट पढ़ा, करंट आई जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, क्लोज करते ही आई बताना है। अरे ये तो जस्ट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जैसे केसेस हैं, तो इसमें जस्ट आफ्टर बताना है, तो क्या ये तो बहुत आसान हो गया। इसमें आपसे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थोड़ी पूछा है, वैसा बहुत कम चांसेस है वो भी मेंस में ऐसे सवाल पूछने के। ठीक है, तो जैसे इसका हम स्विच क्लोज करते हैं, जैसे भी स्विच क्लोज किया, ठीक है, उसके जस्ट आफ्टर हम जानते हैं इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, तो इंडक्टर बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट। जस्ट आफ्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट। इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ओपन हो गया। अच्छा, तो हमारा जो मॉडिफाइड सर्किट है वो किस तरह का बन जाएगा, तो मॉडिफाइड सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए, ये आ गया हमारा इस तरह से रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां पर एक इंडक्टर है, तो ये ओपन लाइन हो गई, तो उसको बनाने का मतलब नहीं है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अच्छा, इस लाइन में भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहां भी एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये है 9 वोल्ट की बैटरी, और ये है R और ये है R। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें हमें करंट निकालना है I। बैटरी से कितना करंट है, इसका मतलब यहाँ I कितना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी, V की वैल्यू है 9 और R इक्विवेलेंट कितना, तो R की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों, यहाँ पर 2 है, और ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो गया 4। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.25 एम्पियर हमारा आंसर मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बहुत ही इजी सवाल ये था, और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें भी कुछ अरेंजमेंट है हमारा LR सर्किट का, और इसमें हमें कुछ पूछ रखा है। तो इसमें क्या पूछा है, द करंट I एज एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट। फिर से वही बात कि ये सर्किट है t 0 पर और t इनफाइनाइट पर क्या, तो ऐसा ही सवाल बार बार पूछा जाता है, और इस तरह के सवालों में बस हमें कुछ नहीं करना होता है, इतना याद रखना पड़ता है कि t 0 पर क्या होगा, तो t 0 पर हमारा जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी ओपन हो जाएगा, इंडक्टर हट जाएगा, और t इनफाइनाइट पर क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा, यानी उसकी जगह एक प्लेन वायर रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं t 0 की बात कर लूं, ठीक है, t 0 पर हमें इंडक्टर को क्या कर देना, ओपन। तो देखिए यहाँ पर t 0 पर एट t इज इक्वल टू 0 पर जब मैं एक फ्रेश डायग्राम इसका बनाऊंगा, तो ये कैसा बनेगा, ये हमारा 5 ओम, ये हो गया 5 ओम। ठीक है, इसके बाद से ये भी कितना हो गया, तो ये हो गया 5 ओम। अब देखिए, अब इसके नीचे तो ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, और यहां पर ये कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 4 ओम। अच्छा, ये बीच में बैटरी, अब ये बीच में बैटरी लगा के फंसाता है कि हम उसको रीअरेंज करने में थोड़ा मशक्कत करें। कुछ भी मशक्कत नहीं करना है, कुछ भी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस एंड को 0 मान लूं और इस एंड को E मान लूं, बिकॉज इसका EMF E है, ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 मान ले, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल E हो जाएगा। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंसेज हैं 5 और 1 के, ये तो आपस में सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है, और इस सर्किट को मैंने ओपन कर दिया है t 0 पर, बिकॉज ये इंडक्टर तो गायब हो जाएगा, तो ओपन हो गया, तो उसको मैंने बनाया ही नहीं है। तो 5 और 1 ओम वाला क्या हो गया, ये सीरीज में हो गया आपस में।
अच्छा, और 5 और 4 ओम वाला ये भी क्या हो गया, सीरीज हो गया आपस में। और देखिए ये दोनों सीरीज के जो ब्रांचेस हैं वो आपस में पैरेलल में, बिकॉज ये वाला और ये वाला भी 0 ई के बीच में है, और इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल है वो 0 और ई के बीच में है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में क्या, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, और फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो पहले इन दोनों का अगर सीरीज लिखें तो ये आ जाएगा 6 ओम, इन दोनों का सीरीज लिखें तो ये आ जाएगा 9 ओम, और दोनों का अगर हम पैरेलल लिखें तो ये जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये हमारी बन जाएगी पैरेलल के लिए 54 अपॉन 15। ठीक है, तो ये 18 अपॉन 5 आ जाएगा। तो यहां से I एट t इज इक्वल टू 0 जो आने वाला है दैट इज V। तो V की जगह यहां पर E दे रखा है, E अपॉन 18/5, यानी 5E/18। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें पहले टर्म में 5E/18 है, तो वो है थर्ड और फोर्थ। मतलब 1 और 2 पर तो सोचना ही नहीं है, रिजेक्ट है। अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा बच्चों। तो यहां पर इनफाइनाइट टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से ये सर्किट आएगा, कुछ ऐसा सर्किट हमें मिलेगा। ठीक है, इधर आएगा हमारा 5, इधर आएगा 5, और फिर हम देख सकते हैं इधर है 5 और इधर है 1, यानी यहां 4 दिया हुआ है, तो यहां 4 है और इधर है 5 और इधर है 1 ओम। ठीक है, और फिर यहां पर बैटरी है, बैटरी का जो ईएमएफ है वो है E। ठीक, अब क्या करें, तो इसके एंड्स को कनेक्ट कर दें। क्यों कनेक्ट करें, क्योंकि t इनफाइनाइट पर यहाँ जो इंडक्टर है वो प्लेन वायर की तरह एक्ट कर रहा है। जब प्लेन वायर की तरह एक्ट करेगा तो इसको हमें वायर की तरह बनाना पड़ेगा। अब देखिए इस पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल 0 दे दूं और इस पॉइंट का E दे दूं तो ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को एक नया नाम देता हूं x, और इसको भी, अगर ये x है, प्लेन वायर है, तो ये भी हुआ x। अब और सिंप्लीफाइड अगर मैं डायग्राम बनाऊं फिर से, ताकि ये सर्किट सिंप्लीफाइड दिखे, तो मैं क्या करूंगा, एक बैटरी बना लूंगा जिसमें 0 एक है और एक साइड क्या है E, यानी पोटेंशियल डिफरेंस E वोल्ट का आ गया। अब देखिए, अब हम अलग अलग रेजिस्टेंसेस को एक इजी वे में अरेंज करेंगे। जैसे हमें ये रेजिस्टेंस मिला 5 ओम का, 5 ओम ये किसके बीच में है, तो ये पॉइंट यहां पर E है और ये क्या है, 0 है, तो ये है X और E के बीच में। तो लेट से यहां पर कोई पॉइंट हमारा, यहां पर कोई पॉइंट X है। ठीक है, तो X और E के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया एक रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो ठीक है, X और 0 के बीच में भी हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया, ये है 1 ओम। ये कितना था, 5 ओम, तो ये हो गया 5 ओम। ठीक है, अब देखिए E और X के बीच में फिर हमें 5 ओम मिला, तो X और E के बीच में फिर हमें 5 ओम मिला, तो ये हमने बना दिया 5 ओम। ठीक है, इसके बाद से ये किसके बीच में मिला, 4 ओम, तो ये मिला 0 और x के बीच में। तो 0 और x ये पॉइंट है, x ये पॉइंट है, तो 0 और x के बीच में क्या मिल गया, तो ये आ गया 4 ओम। इसको देखेंगे तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये एक दूसरे के साथ कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसमें हम R इक्विवेलेंट निकालें तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 25/10। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 4/5, और फिर इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, तो दोनों का सम। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा नीचे 10 LCM आ गया, ये आ गया 25 और ये आ गया हमारा 8, तो इसमें क्या आ जाएगा 33/10। तो 33/10 हमारा इसका सॉल्यूशन R इक्विवेलेंट का आ गया। तो जब मैं I निकालूंगा तो I की वैल्यू कितनी होगी, तो E/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो E/R इक्विवेलेंट में आ जाएगा 10 और नीचे आएगा 33। तो हम अगर ऑप्शन देखें कि किस ऑप्शन में ऐसा आंसर है कि जब इनफाइनाइट टाइम पर 10E/33 है,
तो ये हम देखेंगे 10e/33 फोर्थ ऑप्शन में है। 5e/18 तो ऑलरेडी था, देयरफॉर हमारा क्या ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। एक सवाल इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है द आर्म PQ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x is equal to 2b outwards and then inwards from x is equal to 2b to x is equal to 0 as shown in the figure। जैसे ये कंडक्टर है, ये यहां से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये 0 से लेके 2b तक, और वापस ये जा रहा है 2b से 0 तक। ठीक है, as shown in the figure, a uniform magnetic field perpendicular to the plane is acting from x is equal to 0 to x is equal to b। Identify the graph showing the variation of different quantities with distance। अलग अलग क्वांटिटीज का डिस्टेंस के साथ हमें इसमें ग्राफ बताना है। बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम एनालिटिकल मेथड से करेंगे, बिकॉज बाकी कोई डेटा हमें दिया नहीं है। ठीक है, ये तीनों ग्राफ दे रखे हैं, इसी के बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करेंगे। और ऑप्शंस देख लें तो यहां पर फ्लक्स, पावर और ईएमएफ, इन्हीं तीनों में आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। सबसे पहले हम पहला ग्राफ देखते हैं, ये किसका हो सकता है। तो यहां पर जब हम देखेंगे कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके अक्रॉस मतलब इस रीजन में जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है ये डिस्टेंस के साथ बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ रहा है, तो इस जगह तक x इज इक्वल टू b तक बढ़ रहा है, मींस कि फ्लक्स इंक्रीजिंग अप टू b। ठीक है, अब b से वापस यहां तक जब गया तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई। जहां फील्ड गायब हुई तो अब फ्लक्स का बढ़ना बंद। ठीक है, फ्लक्स का बढ़ना बंद हो गया, यहां तक भी बंद है, अब वापस आ रहा है यहां तक, तब भी हमारा फ्लक्स का बढ़ना बंद है, यानी फ्लक्स कांस्टेंट है, जितना है उतना ही रहेगा। मींस कि एक पर्टिकुलर इंटरवल तक, यहां से लेके यहां तक और वापस यहां से, मतलब पूरे इस टाइम तक फ्लक्स का बढ़ना बंद है, यानी कांस्टेंट फ्लक्स। ठीक है, और उसके बाद से जब ये यहां से एंटर करेगा, वापस बी से पीछे जाएगा, तो फ्लक्स इससे एसोसिएटेड फिर से घटना स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो पहले फ्लक्स बढ़ेगा, फिर रिमेंस कांस्टेंट, फिर घटेगा। तो जो हमारा ए ऑप्शन है, अगर इन तीनों में से देखा जाए तो ये फ्लक्स का हो सकता है, फ्लक्स विथ डिस्टेंस, इसका हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन देखें। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या बी ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं कि d∅dt माइनस d∅dt ये क्या देता है, ई इंड्यूस। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इसका स्लोप निकालू, d∅dt इधर से यहां तक b तक, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां से यहां तक ये जब स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, तो ये d∅dt स्लोप देगा, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके आगे एक माइनस लगा, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब ई इंड्यूस की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। तो देखिए यहां पर एक ग्राफ बनाया गया है नेगेटिव। अच्छा, ये स्लोप का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड हो क्या है, कांस्टेंट। यहां से यहां तक का अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप आएगा 0, फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इंड्यूस की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो ये फ्लैट लाइन हो गई। अच्छा, इसके बाद यहां पर देखिए इस रीजन में जो हमारा स्लोप है, ये जो स्लोप है वो क्या है, ये नेगेटिव है। अच्छा, ई इंड्यूस क्या होता है, माइनस ऑफ d∅dt, यानी माइनस ऑफ स्लोप, तो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव आ गया, और वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब कि ये किसका ग्राफ है, तो ये आएगा ई इंड्यूस का विथ x। ठीक है, और विथ डिस्टेंस। अब आइए इसके बाद देखते हैं तीसरा ग्राफ। हम देख सकते हैं ना कि ये है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हमेशा पॉजिटिव या तो 0 है। तो देखिए अगर ये करंट होता तो वो भी साइन के साथ होता, करंट का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसमें एक ही बचा पावर डिसिपेटेड। पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उससे ये वेरीफाई होता है कि ये जो तीसरा ग्राफ है ये पावर का ही है। तो पहला हो गया फ्लक्स का, दूसरा हो गया इंड्यूस ईएमएफ का, और तीसरा हो गया पावर का। पहला फ्लक्स, दूसरा इंड्यूस ईएमएफ, और तीसरा पावर डिसिपेटेड। अगेन आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसमें भी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, एनालिसिस किया और हमने निकाल लिया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो यहां पर देखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग अ टू वे स्विच एस। यहां पर एक टू वे स्विच है एस, ठीक है। इनिशियली एस इज ओपन एंड देन T1 इज कनेक्टेड टू T2। एस ओपन है
और फिर T1 को T2 से कनेक्ट कर दिया गया। एज द करंट R इज इक्वल टू 6 ओम अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू। यहां इसमें जब करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा तब T1 को डिस्कनेक्ट किया गया T2 से और इसको वापस जोड़ दिया गया T3 से। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उस इंस्टेंट पर जस्ट इमीडिएटली जब इसको जोड़ा गया तो ये जो R है 3 ओम, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अगेन सेम थिंग कि ये LR सर्किट्स हैं, एक बार ग्रोथ का है और एक बार डिके का है, तो हम दो बार इस तरह के इक्वेशंस यूज करेंगे, एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चंस खत्म। यहां पर ये 2021 में पूछा है, तो देखिए किस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछ रहा है। LR सर्किट के स्विचिंग के प्रॉब्लम भी आते हैं। तो यहां पर देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये पहला सॉल्यूशन डायग्राम है जिसमें हम देखेंगे कि इस स्विच को T2 से क्लोज किया T1 से, तो इसमें जो हमारा करंट इस्टेब्लिश होगा I वो कितना आएगा, तो आएगा 6/6, इट इज 1 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया सर, 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो इसमें डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगा 1 एम्पियर। अच्छा, स्टेडी स्टेट में 1 एम्पियर पहुंच चुका है, तब तक किसी ने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, उसको उस साइड लगा दिया। तो देखते हैं कि उस इंस्टेंट पर क्या होगा जब इसको इधर से हटा के इधर लगा दो। देखो उस इंस्टेंट पर तो इधर करंट 1 एम्पियर ही जा रहा था। अब यहां पर इंडक्टर की खास प्रॉपर्टी यूज में आती है कि इंडक्टर अपने अंदर जो करंट है वो अचानक चेंज नहीं होने देता है। तो उस इंस्टेंट पर जब तुरंत इसको ओपन करके इसको क्लोज कर दिया गया, इसको ओपन करके और इसको क्लोज कर दिया गया, उस इंस्टेंट पर इसमें करंट 1 एम्पियर ही दौड़ता रहेगा। अब वो करंट इस सर्किट में नहीं जाएगा बिकॉज यहां पर ओपन है, लेकिन हाँ वो इस सर्किट में जाएगा इधर। तो इस इंस्टेंट पर इधर से भी कितना करंट है, 1 एम्पियर। तो देखिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डेल्टा वी अक्रॉस रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू 3 ओम विच इज I इंटू स्मॉल r। तो ये कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो आवर आंसर इज बच्चों 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इज द आंसर। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 3 वोल्ट। तो चूंकि ये क्वेश्चन हमारा इंटीजर टाइप है, यहां पर हमें 3 आंसर लिख देना होगा, खत्म। तो सो इजी क्वेश्चन 2021 से। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें एक क्या दे रखा है, तो ये LR सर्किट दे रखा है। अगेन LR सर्किट का क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट द करंट I थ्रू द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड एंड द स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड। जब की को क्लोज किया गया और स्टेडी स्टेट रीच कर गया, तो बताइए कि इस बैटरी से कितना होगा। हम जानते हैं स्टेडी स्टेट जब जब रीच होगा तब क्या होगा, तब तक इंडक्टर किस में होगा, प्लेन वायर में होगा। स्टेडी स्टेट होते ही ये इंडक्टर को गायब कीजिए और प्लेन वायर बनाइए। ठीक है, ये दोनों प्लेन वायर हो गए। तो ये देखिए ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये क्या हो गए, ये आपस में पैरेलल में हो गए, यानी इसका R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम 3 ओम 3 ओम का कितना हो गया, 1 ओम, क्योंकि ये पैरेलल में है और उसमें 2 ओम सीरीज में है तो प्लस 2 ओम, यानी कि टोटल R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया 3 ओम। अब क्या आ जाएगा हमारा I, स्टेडी स्टेट में I की वैल्यू कितनी आएगी, V/R, तो 30/3 विच इज 10 एम्पियर। खेल खत्म। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, 10 एम्पियर, ये ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहां पर हम भर देंगे 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये वही सर्किट अगेन वहां पर दिया गया है, हमने इसको प्लेन वायर से दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो आपको दिखेगा यहां पर जब हमने प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया, देखिए तो ये देखिए ये हमारा सर्किट रीड्रॉ किया हुआ है, ये प्लेन वायर और ये आ गया 3 ओम और I की वैल्यू कितनी हो गई, तो I की वैल्यू 30/, ये आ गया हमारा 1 + 2 3, ये आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हो ही गया, इसका आंसर आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा। इस सेशन में हमने EMI के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए और उसमें बात की कि हाँ सबसे इफेक्टिव तरीके से उसको कैसे सॉल्व करें और कैसे हम लेंदी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करें, इन सब के बारे में बात की। अब जाते जाते थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें। तो हमारे सामने लिखा है द कंफर्ट जोन इज द ग्रेट एनिमी ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। देखिए ये आपका वक्त जो है ये एग्जाम्स का है,
यहां पर हम अब मेंस नजदीक है, तो यहां पर हमारा करेज और कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस क्या है? आपके कॉन्फिडेंस से आपके नंबर अच्छे आएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को स्टेबल पोजीशन में पाओगे कि यस आई कैन डू, यही करना है। लेकिन हाँ, उसके लिए जो सबसे अच्छी बात जो आपको करनी होगी वो आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना होगा। इसका मीनिंग यही है, कंफर्ट जोन इज द ग्रेट एनिमी। वो किसका दुश्मन है? करेज और कॉन्फिडेंस का। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा, करेज भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब है आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप बहुत लीनियंट पढ़ाई कर रहे हैं, जनरल पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो उसकी आदत को मिटाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करें, थोड़ा मतलब नींद भी आ रही है तो उसको हम क्या करें, चलो ठीक है थोड़ा पानी वानी पी ले, कुछ ऐसे उपाय लगा लें जिससे कि हम अपने कंफर्ट को तोड़ें और मेहनत को बढ़ा दे। तो अभी क्या है, अभी एक्सेलरेटर पर पांव दबाने का वक्त आ गया है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।